जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईएम और भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगे बढ़ता रहा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था, तो मैं शाम को जाता था। यहाँ से शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। ये मेरा क्रम लगातार चलता था 2019 में। लेकिन जब सिटी की शकल सूरत बदल गई, सिटी में डेवलपमेंट के कार्यों को देखा लोगों ने, तो लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, सिटी में कुछ अच्छा हुआ है। और 2025 के महाकुंभ के पहले मैंने उससे दोगुना काम किया है प्रयागराज में, और कोई विरोध नहीं था। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। तो पब्लिक का ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इन सभी आयोजनों में। और परिणाम क्या था, हम लोगों ने उसके स्केल को बढ़ाया। जैसे प्रयागराज में हम लोगों ने मेले के दायरे को बढ़ाया। 2019 में जितना था, हमने कहा लगभग इसका दोगुना करने का प्रयास करो। 2000 हेक्टेयर में था, यानी 5000 एकड़ में, तो इसको 10,000 एकड़ में बना दो। टॉयलेट 1 लाख थे तो उसको 1.5 लाख करो। संस्थाएं 6000 थीं तो इस बार 8000 आएंगी। 1 लाख टेंटेज थे पहले, 60,000 टेंटेज थे पहले 19 में, इस बार मान के चलो कि 1 लाख से ऊपर आएंगे। पेंटोन केवल 22 थे, उसको 30 किया गया। यानी हर एक के दायरे को बढ़ाया गया। पार्किंग स्पेस 5000 एकड़ में केवल पार्किंग के 6 अलग अलग स्थल हर रूट पे दिए गए थे, जिसमें 6 लाख बसेज और 4 व्हीलर को हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं हम लोग चूकेंगे, क्योंकि मुझे आशंका थी कि भीड़ इससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें इसको बढ़ा के 10 लाख तक करना था। लेकिन प्रयागराज उसके आसपास स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्ज़ापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, इन जनपदों में भी कुछ पार्किंग स्पेस दिए थे और होल्डिंग एरिया तैयार किए थे। रेलवे 2013 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, 42 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो रेलवे का मुख्य जंक्शन के साथ साथ 9 अन्य स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने। अगर आप बहते हुए पानी को रोकेंगे तो या तो उसमें करंट होगा तो उसको तोड़ेगा, और नहीं तो अगल बगल कहीं फैलेगा। अगर आपने उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है तो अगल बगल के क्षेत्रों में जहां वो फैलेगा वहां पे उसका नुकसान होगा। ऐसी भीड़ का कैरेक्टर भी होता है। आप उसको उसकी राह पर उसके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग दीजिए, और जब भी आप उसको उसके गंतव्य के मार्ग पर को बाधित करने का प्रयास करेंगे और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पैदा होगी, तो वह अगल बगल के क्षेत्र में फिर जैसे ही बिखरेगी तो
अगर वहाँ पे होर्डिंग एरिया नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टैम्पेड होने की खतरे होते हैं। ये अक्सर होता है। लेकिन धार्मिक भीड़ जो सचमुच आध्यात्मिक भावना से उत्प्रोत होती है वो अत्यंत अनुशासित भी होती है। आपने देखा होगा 28-29 की रात्रि में जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1-1:15 बजे से यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है और बाकी लोग, क्योंकि सायंकाल 7:30 बजे से ही मुहूर्त शुरू हो जाता है मौनी अमावस्या का, और बाकी भीड़ आ रही है, हर स्तर पर प्रेशर है। लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। आप अनुमान करिए, जहां पे पूरी सिटी, जिस सिटी की क्षमता केवल 25 लाख की हो, उस सिटी के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोग हों। मेला क्षेत्र में जिसमें रहने के लिए हमने केवल 25 लाख लोगों की व्यवस्था की है, उस मेले क्षेत्र में 4 करोड़ से अधिक की भीड़ हो, आने वाले सभी मार्गों पर भीड़ हो। और यह स्थिति तब थी जब हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, इन सभी में जो होर्डिंग एरिया और पार्किंग के स्थल चिन्हित किए थे, इनमें 2 लाख से अधिक वाहन हमने वहां खड़े करके रखे थे। ये 2 लाख वाहनों में लगभग 2 करोड़ से अधिक पब्लिक वहां मौजूद थी। हाँ, चूंकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से तैयार किया गया था कि वहां रोकना पड़ेगा, हो सकता है 24 से 36 घंटे तक उनको रोकना पड़ेगा, तो उनके लिए वहां पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने हैं। उनके लिए वहां पे भोजन की व्यवस्था, जो भी आप बड़े पैमाने पे लोगों को तैयार कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट से करना होगा। हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में जो विद्यालय हैं, इनमें एक 2 रसोइयाँ हैं। विद्यालय बंद करके उन सभी रसोइयों को बुला करके एक जगह उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू हुई। और हर एक जनपद में ये हुआ। परिणाम था कि 24 घंटे तक हम लोगों ने, यानी 28 की सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 की सायंकाल 5 बजे तक इन सभी लोगों को हम लोगों ने अगल बगल के जनपदों में 2 करोड़ की भीड़ को कंट्रोल करके रखा। और तब जाकर के फिर वे, जब प्रयागराज में, क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मुख्य अमृत स्नान भी था, श्रद्धालु जनों के साथ साथ 13 अखाड़ों का स्नान भी होता है। अखाड़ों का स्नान 2 चैलेंज होते हैं। एक, पहला स्नान कौन करेगा, जिसको लेकर के पहले के कुंभ में मारकाट होती थी, व्यापक झगड़े होते थे। दूसरा, स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीज़ों को हम लोग लगातार उन चीज़ों को करने लग गए।
और फिर उनका स्नान, चूंकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको ले संगम नोच खाली करवा करके वहाँ पे उनके स्नान की तैयारी की गई और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ 13 के 13 अखाड़ों का और अन्य संतों का। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके, यह एक आयोजन था। देखिए, एक विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करना एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम लेकर के और उस समय मजबूती से उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होना होगा। दूसरा है किस डायलॉग की भाषा, डायलॉग स्थापित करना पड़ेगा हर एक स्टेक होल्डर से, श्रद्धालुजन से, संतों से और अन्य उन लोगों से जो इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहतर समन्वय के साथ उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यह कार्य फिर वहाँ पर पहले से भी था, लेकिन इसको और बेहतर करके मैंने स्वयं भी बातचीत करना शुरू किया यहाँ से। तो आयोजन भी हुआ, अन्य आयोजनों को कंट्रोल किया गया, अगल बगल के जनपदों को भी कहा गया कि भाई देखो, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आप वहाँ से किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ता आप क्लियर करेंगे जिससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को हम बाहर निकाल सके। और रेलवे स्टेशंस की भीड़ को भी कंट्रोल करने के लिए होल्डिंग एरिया के साथ साथ जगह जगह कंट्रोल करने के लिए टीम्स पहले से तैयार थी, लेकिन उसमें और भी हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ी थी। तो ये प्रयागराज की दृश्य था जिसमें प्रयागराज के इस पूरे आयोजन को सकुशल हम संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पूरे आयोजन में ये आस्था आर्थिकी का भी कारण बन सकता है, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकता है। यह मुझे लगता है कि अब तक जिसको हम नज़रअंदाज करते थे आज वह देखने को वहाँ मिल रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के पहले पूरा आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ है, 45 दिन का आयोजन था। 13 जनवरी को एक स्नान था पौष पूर्णिमा का, उस शुभारंभ था महाकुंभ का। दूसरा स्नान मकर संक्रांति का था, इसमें अमृत स्नान भी था। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का था 29 जनवरी को। चौथा स्नान था बसंत पंचमी 3 फरवरी को। पांचवां स्नान था माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और अंतिम स्नान और महाकुंभ का समारोह था 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। 6 स्नान थे जिनमें 3 अमृत स्नान थे। महाकुंभ में 8,000 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया था, यानी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थी। शेष अन्य तमाम अन्य संगठन भी इस आयोजन में भागीदार बने थे और 1 लाख से अधिक टेंटेज हम लोगों ने वहां उपलब्ध करवाए थे पूरे आयोजन में। बालू में चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो धंसेगा और अगर थोड़ा बहुत सूखा है, धूप है, तो वह धूल उड़ाएगा बहुत। उसके लिए चेकर्ड प्लेट बिछाई जाती है। 500 किलोमीटर की चेकर्ड प्लेट हम लोगों ने उसके लिए तैयार की थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए थे गंगा नदी और यमुना नदी को पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। हम लोगों ने रिवर फ्रंट तैयार किए थे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट भी बनाया गया था। कुछ पक्के घाट बनाए गए थे। जो लोग सामान्य दिनों में, अक्सर होता क्या था, कुंभ के दौरान
बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला लगभग समाप्त हो जाता था। केवल कल्पवासी बसते थे माघी पूर्णिमा तक। उनका एक महीने का चलता है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक। शेष मेला बसंत पंचमी के दिन लगभग संपन्न हो जाता था। लेकिन पहली बार था कि मेला महाशिवरात्रि तक चला। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 45 दिन में एवरेज 75,000 से 1 करोड़ लोग आएंगे, यानी 75,000 से 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी। लेकिन एवरेज जो उपस्थिति थी पूरे आयोजन में, ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी मौनी अमावस्या में 28, 29 और 30 को ही 15 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए थे, जिनमें 5 करोड़ 28 जनवरी को, 8 करोड़ आए थे आपके 29 जनवरी को, और 2 करोड़ थे 30 जनवरी को। शेष उससे पहले लगभग 3.5 करोड़ आए थे मकर संक्रांति को, और 1.5 करोड़ आए थे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। अन्य दिनों में 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख चल रहा था। ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी 28 के पहले। लेकिन 28 के बाद, 29 के बाद, 30 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पर डे के हिसाब से चलती रही। और आपके लगभग 3 करोड़ के आसपास थी बसंत पंचमी के दिन, 2 करोड़ के आसपास थी आपके माघी पूर्णिमा के दिन, और बाकी अन्य दिनों में 1.25, 1.5, 1.25 ये संख्या वहाँ निरंतर चलती रही। ये पब्लिक के मन में, देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा तबका नहीं था। राष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी इस आयोजन में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने, उपराष्ट्रपति जी 1 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने थे, 10 फरवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण आए थे, राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे, और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन में भागीदार बने। भूटान के नरेश भी इस आयोजन में भागीदार बने थे। 12 देशों के मंत्रीगण आए थे, और अन्य देशों के लगभग 100 से अधिक देशों की भागीदारी इस पूरे आयोजन में होती है। हर एक तबका उस आयोजन का हिस्सा बना था, क्या उद्यमी हो, क्या सामान्य नागरिक हो, क्या वह सेलिब्रिटीज हो, चाहे वह फिल्म स्टार हो, चाहे वह देश का जो क्रिकेटर हो, या कोई भी अन्य, हर एक तबके का व्यक्ति उस आयोजन का हिस्सेदार बना था। और जो भी आया उस अद्भुत संगम को देख करके, दृश्य को देखकर अभिभूत होता था, डुबकी लगा करके फिर वहाँ से बहुत अच्छी बातों को लेकर के जाता था। प्रयागराज के बहुत सारे सबक भी हैं, और महाकुंभ का सबक यही है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहाँ हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहाँ सामग्री भी मिले। आप देखें, दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा, और उन आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे, यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी।
बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों यानी इस आयोजन में न केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं जाना है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था, क्यूआर कोड को डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टॉयलेट की पोजीशन क्या है, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 2700 कैमरे थे जो 360 डिग्री तक जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने एक एक की मॉनिटरिंग की थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो या फिर सिक्योरिटी का हो। हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ पूरे कुंभ क्षेत्र को कवर करके रखा था। कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहां उड़ नहीं सकता था, और इसके लिए पहली बार किसी आयोजन में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन ने लिखा है कि यह पर्वों का पर्व था। लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। सीएनए ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नज़ारा है। और यूनेस्को ने लिखा है, यूनेस्को के जो डायरेक्टर थे टिम कर्टिस, उन्होंने भी एक बयान इस पे जारी किया था। वे स्वयं महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने थे। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 2023 से इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह भारत के प्रति एक दृष्टि देता है। आयोजन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, किसी भी प्रकार के भेद से मुक्त एक ही नदी के एक ही घाट पर सभी लोग उसी पवित्र भावना के साथ डुबकी लगा रहे थे, और जो जिस भाव के साथ डुबकी लगा रहा था उसको उस प्रकार की अनुभूति उस आयोजन में देखने को भी मिली। इस पूरे आयोजन के लिए जो चीज़ें हम लोगों ने की, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ हमने इस पूरे आयोजन में खर्च किए। लेकिन इसमें से लगभग 6,000 करोड़ हमारे खर्च हुए थे प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जैसे हमने 200 से अधिक सड़कों को 2 लेन थी तो 4 लेन, 4 लेन थी तो 6 लेन में बदलने का काम किया था। 14 नए फ्लाईओवर बनाए, 9 अंडरपास बनाए, प्रयागराज की विरासत से जुड़े हुए 12 कॉरिडोर बनाए गए, जैसे अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुहा कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर। प्रयागराज के जो इष्ट देव हैं वो बेनी माधव हैं। 12 माधव की मान्यता है प्रयागराज में। इन 12 माधव की कॉरिडोर को भी हम लोगों ने डेवलप किया। तो ये सभी पे पैसा हम लोगों ने दे करके उसका डेवलपमेंट किया। लेटे हुए हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी हैं, उनका भी एक कॉरिडोर
वहाँ पे बनाया पूरा उसको तैयार किया गया है।